नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिषम एकेडमी में। आज चलिए 1861 का अधिनियम है और 1858 के अधिनियम तक पढ़ चुके हैं हम लोग, भारत शासन अधिनियम तक। आज ये है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा है? अब जो भी एक्ट आएंगे, जो भी अधिनियम आएंगे वो भारत परिषद अधिनियम से आएंगे, क्योंकि भारत के सचिव की नियुक्ति हो चुकी है, परिषद का गठन हो चुका है, ठीक है, और उसकी सहायक परिषद का भी, सचिव की सहायक परिषद का भी गठन हो चुका है। तो अब भारत परिषद अधिनियम नाम से अधिनियम आएंगे। स्टार्ट करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये क्या है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में जो कंपनी का जो शासन था उसकी पूरी नींव हिल गई थी, उसकी पूरी नींव, उसका शासन प्रशासन सारा हिल गया था, जिसको देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब जो है कंपनी से अधिकार लेकर हम अपने हाथों में अधिकार लेते हैं। इसीलिए 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। 1858 से भारत शासन का अधिनियम आया। कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को ख़त्म करना सिर्फ बाकी है, अधिकार को सारे समाप्त कर दिया गया है। और कंपनी के जो नियंत्रण करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नर जनरल बोलते हैं तो उसका मतलब वायसराय ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें हुआ क्या। सबसे पहले इसमें ये हुआ कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की नीति स्टार्ट हुई। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की, केंद्रीकरण का मतलब है केंद्र की ओर, सारे जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र में है। हमारी जो भारत की शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो केंद्र की ओर है, क्योंकि केंद्र की ओर नहीं है, विकेंद्रीकरण की तरफ है। क्योंकि केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे ये है, ये पॉइंट मान लीजिए ये कोई कार्यालय है, सारी शक्तियाँ इसमें निहित हैं, सारी शक्तियाँ इस केंद्र में निहित हैं। जो भी कार्य होंगे इसके मर्जी के बगैर नहीं हो सकते हैं, उसे केंद्रीकरण की नीति कहते हैं। विकेंद्रीकरण की नीति क्या होती है? विकेंद्रीकरण की नीति से यह मतलब है जो हमारे नियम कानून हैं, विकेंद्रीकरण से ऐसे मतलब है, हमारा भारत देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, ठीक है। प्रांत में देख लीजिए आप, अभी तुरंत की बात करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वर्तमान में वो ममता बनर्जी हैं, ठीक है, वर्तमान में ममता बनर्जी जी हैं। तो केंद्र सरकार अगर कोई भी नियम कानून निकालती है तो इस पर राज्य सरकार पर वो बाध्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसी नीतियां हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो बंगाल में नहीं हैं, उन्होंने नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर विकेंद्रीकरण की नीति चलती है। अपने भारत में विकेंद्रीकरण की नीति चलती है, मतलब केंद्र की ओर, मतलब केंद्र में पूरी शक्ति केंद्र पे नहीं है। कहने का मतलब ये समझिए कि आपके केंद्र में पूरी शक्ति नहीं है, शक्ति का पृथक्करण किया गया है और पृथक स्थानों पर सबकी शक्ति विभाजित की गई है। आगे बात करते हैं, ये हो गया केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की नीति। दूसरी बात करते हैं कि जब यह हुआ 1861 का अधिनियम लाया गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि क्यों ना भारतीयों का सहयोग लिया जाए, भारतीयों को इसमें जो हमारे विधि बनाने के, कानून बनाने के या नियम कानून बनाने के जो अधिकार है उसमें सम्मिलित किया जाए भारतीयों को। और आपको बता दें कि भारतीयों को जो सम्मिलित किया जा रहा था वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, राजा महाराजा और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, मतलब सेठ लोग तो होते थे और चाटुकार कह सकते हैं आप। तो जो अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इसमें सम्मिलित हो रहे थे, ठीक है। उनकी भारत की परिषद, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें सम्मिलित हो रहे थे। आगे समझें क्या है। पहले समझते हैं कि सहयोग नीति और उदार निरंकुशता नीति ये क्या थी। मतलब कि ये जो नीति निकाली थी अंग्रेज़ों ने, इसके अनुसार वो भारतीयों को अपनी नियम कानून या विधि बनाने में सम्मिलित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीयों का हस्तक्षेप हो, क्योंकि जिससे भारतीयों को ये लगे कि अब तो हमारा शासन आ गया है, अब तो हमारा शासन आ गया। ब्रिटेन की जो कंपनी थी, जो शासन करने आई थी, उसको समाप्त कर दिया गया, अब हमारा शासन आ गया। पर ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं भूल थी हम लोगों की। और दिखाने के लिए किसको, तीन लोगों को इसमें भारत की परिषद, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें सम्मिलित किया गया था। आगे बताएंगे बात को। सबसे पहले बात आती है कि गवर्नर जनरल की शक्ति क्या थी। गवर्नर जनरल मतलब वायसराय की
शक्ति क्या थी? नए प्रांतों का निर्माण कर सकता था एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो नए प्रांतों का मतलब नए राज्य जो हम लोग स्टेट बोलते हैं उसका निर्माण कर सकता था, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। और उसकी सीमा कितनी होगी, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता था। ये सारे अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे। फिर बात करते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य। मतलब जो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य थी, जो मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, कार्यकारिणी मतलब जो केंद्रीय कार्यकारिणी मतलब परिषद, जो गवर्नर जनरल की खुद की परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी संख्या 4 से 5 कर दी गई। पहले तो 4 थी, अब 5 कर दी गई। तो 5वां कौन था? 5वां हुआ विधिवेत्ता। 5वां जो सदस्य जोड़ा गया वो विधिवेत्ता रखा और इसको रखना अनिवार्य था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनुसार जो वायसराय था उसको अपने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में 5वें सदस्य के रूप में विधिवेत्ता को रखना अनिवार्य था। और विधिवेत्ता कौन होता था? विधिवेत्ता कानून का जानकार होता था, कानून का जानकार होता था। फिर जो गवर्नर जनरल थे, जो वायसराय थे, वो परिषद अपनी परिषद होती थी उसमें विस्तार कर सकते थे। उसमें विस्तार क्या कर सकते थे कि कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोगों को वो मनोनीत कर सकते थे। चुना नहीं जाता था, मनोनीत किया जाता था। तो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोगों को मनोनीत कर सकते थे। और जितने ये कम से कम 6 या 12 जितने भी करते हैं, मनोनीत करते हैं, उसमें से हाफ मतलब 50%, उसमें से 50% गैर सरकारी अर्थात भारतीय। गैर सरकारी कौन होगा? भारतीय। सरकारी कौन होगा? वो ब्रिटेन के। तो गैर सरकारी मतलब भारतीयों को वो अवश्य नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा। ये गवर्नर जनरल जरूर करना, उसके अनिवार्य था करना। फिर उसके बाद जो ये 50% की नियुक्ति होगी, जो मनोनीत किए जाएंगे, उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। कितना होगा? 2 साल का कार्यकाल होगा। फिर बात करते हैं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, अच्छा ये इन्होंने जो गठित किए थे, अब जैसे मान लीजिए 12 इसमें हो गए, ठीक है, इनकी गवर्नर जनरल की परिषद की बात कर रहे हैं, 12 ये हो गए, ठीक है, और 4 से 5 अभी ये किए गए हैं, कितने हो गए? टोटल 17 लोगों की परिषद बन गई है। गवर्नर जनरल मतलब वायसराय की जो परिषद है, 17 लोगों की परिषद बन गई है। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने 3 लोगों को जोड़ा था, मतलब 3 लोगों को जोड़ा था, किसको? भारतीयों को। वो कौन कौन थे? वो थे राजा महाराजा ही थे भैया। और एक मिनट, वो सारे राजा महाराजा ही थे, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। 3 व्यक्ति जोड़े गए थे। और फिर आगे बात कर, तो गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति क्या होती है? गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोग घर पे हैं, 4 लोग हैं, और किसी बात पर सबकी राय ली जाती है कि आप बताइए क्या बात है, इस पर राय दीजिए, आप बताइए कि इस पर राय क्या होगी। तो जब सबकी राय आ जाएगी, अगर आपके मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं वो गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, अगर वो उनकी मर्जी होगी तो वो मानेंगे, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके आप सबकी राय को वो निरस्त कर सकते हैं। मतलब आप सबकी राय को नहीं मान सकते हैं, सिर्फ अपनी बात रखेंगे, उसे कहते हैं वीटो पावर। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अच्छा, इस समय सबसे पहले बात करते हैं, इस समय जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो फिर बात करते हैं कि विभागीय प्रणाली, मतलब लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली का क्या मतलब है? विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है, सारे विभाग अलग अलग हैं, विभाजित है। इसी तरीके से सबसे पहली बार 1861 में ही विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। कब हुई? 1861 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। और किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि गवर्नर जनरल था। फिर बात करते हैं कि इसी से मंत्रिमंडल की व्यवस्था चालू हुई, कि मतलब जो विभाग हैं उनका मंत्री भी तो बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री बना दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, इसी परिवहन मंत्री बना दिया गया, कोयला मंत्री, कपड़ा मंत्री, बाल विकास महिला विकास मंत्री, ये सारे बना दिए गए। तो इसी तरीके से मंत्रिमंडल की भाई व्यवस्था भी पड़ गई। और एलजी की नियुक्ति, जो गवर्नर जनरल जो था, वो जैसे मान लीजिए जो प्रांत होते थे,
जो प्रांत मतलब स्टेट होते थे उनकी नियुक्ति कौन कर सकता था? एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उप राज्यपाल कह सकते हैं आप, उप राज्यपाल कह सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल करता था। किसकी नियुक्ति? एलजी की, अलग अलग प्रांतों के एलजी की नियुक्ति करता था। फिर बात करते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मतलब क्या हो कि जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई आपातकाल आ जाता है, तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि वह इमरजेंसी में अध्यादेश जारी कर सकता है, और उस अध्यादेश की अवधि 6 माह होगी। उस अध्यादेश की अवधि सिर्फ 6 माह होगी। फिर बात करते हैं मद्रास मुंबई को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। मद्रास मुंबई से कानून बनाने के अधिकार वापस ले लिए गए थे, अब उनको मद्रास मुंबई को कानून बनाने के अधिकार फिर से दे देंगे। हालांकि जो कानून बनाएंगे उनको गवर्नर जनरल से पहले लोग मतलब कराना पड़ेगा, उनको कि पारित कराना पड़ेगा कि हाँ ये हम अब उसको लागू कर सकते हैं, गवर्नर जनरल के पास भेजना पड़ेगा, पर उनको अधिकार दिया गया कि वो नियम कानून विधि बना सकते हैं। फिर बात करते हैं जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसकी बैठक जो होती थी, उसकी बैठक सप्ताह में सिर्फ एक बार होती थी, और उसका जो अध्यक्ष होता था वह अध्यक्ष वायसराय मतलब अथवा गवर्नर जनरल होता था। फिर बात करते हैं कि विधान परिषद की जो विधान परिषद हुई थी उनका गठन कब कब हुआ? बंगाल में 1862 में हुआ था, 1886 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुआ था, और 1857 में पंजाब में हुआ था। ये हमारा गवर्नर जनरल के बारे में 1861 का अधिनियम के बारे में था। और गवर्नर जनरल को क्या क्या शक्तियाँ दी गई, आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को शक्तियाँ कितनी विस्तारित की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पॉइंट करने वाली है कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई है। और दूसरी बात सहयोग नीति, मतलब भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया है विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। फिर बात करते हैं जो ये समझने वाली बात है, यहाँ पे जो हमने 6 से 12 सदस्य बताए थे और 3 सदस्यों की जो नियुक्ति की गई थी, मतलब गवर्नर ने किए थे, 3 सदस्यों की जो भारतीय गवर्नर मतलब भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे उनकी नियुक्ति की थी, उनका भी बहुत महत्व रोल नहीं था। हालांकि उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं था क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ नाम के तौर पर वो सदस्य थे, क्योंकि भाई वीटो था और वो गवर्नर जनरल इनकी बातों को इतना मतलब प्राथमिकता नहीं देने वाला था। फिर बात आती है नेटिव मैरिज एक्ट। इसी के साथ में 1861 के साथ में पढ़ते चलते हैं, कुछ नियम आए थे, अधिनियम आए थे, एक्ट आए थे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था, और इस एक्ट में ये कहा गया तो अंतर जातीय विवाह है, मतलब जो अन्य जाति में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनको मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 1872 में। और लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 18 साल रखी गई थी। किसमें? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। फिर आता है 1873 का एक्ट। 1873 के एक्ट में कहा गया था कि कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 के एक्ट में ये कहा गया था कि कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। फिर बात आती है शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम क्या था कि महारानी विक्टोरिया जो थी उनको भारत की साम्राज्ञी मतलब भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। कब किया गया? ये 28 अप्रैल 1876 को। कब किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। मतलब कि जो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की जो महारानी थी, अब वो भारत की महारानी कहलाई जाएंगी। समझ रहे हैं आप क्या से क्या हो रहा है ये? और अगर आप क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं हमारी, और अगर आप ये नए हैं इस चैनल पर, तो पीछे से क्लासेस देखिए। क्लासेस जो है पीछे से देखिए, अच्छे से देखते आइए, नोट्स बनाइए, समझते चलिए। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 1861 का था, अब 1892 के भारत परिषद अधिनियम के साथ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।